नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में रचित ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जो ग्रंथों की रचना हुई वह संस्कृत भाषा में हुई। मैक्स मूलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है। मैक्स मूलर ने गुप्तकालीन साहित्य को क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा है। जबकि आईडी बनर्जी ने गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण काल कहा है। गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। जबकि गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? आईडी बनर्जी ने कहा है। गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? आईडी बनर्जी ने कहा है। जबकि मैक्स मूलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है। के एम मुंशी ने गुप्त काल को कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा है। के एम मुंशी ने गुप्त काल को कला व साहित्य की दृष्टि से क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में रचित ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। मैक्स मूलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है, जबकि गुप्तकालीन कला को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? आईडी बनर्जी ने कहा है। के एम मुंशी ने गुप्त काल को कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा है। अब दोस्तों, गुप्तकालीन साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, साहित्यों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। गुप्त काल में जो साहित्यों की रचना किस काल में हुई? संस्कृत भाषा में। संभवतः इसका कारण क्या था? संस्कृत का राजकीय भाषा के रूप में होना था। इस समय क्या था? गुप्त काल में संस्कृत भाषा राजकीय भाषा बन गई और संपूर्ण देश की जो भाषा थी वह संस्कृत बन गई। यानी संपूर्ण देश की राजभाषा क्या बन गई? संस्कृत बन गई। और गुप्तों ने समस्त लेख किसमें लिखे? संस्कृत भाषा में लिखे। रामायण, महाभारत व पुराण का अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में। रामायण, महाभारत व पुराण का अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। भारत में पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य का लेखन भी हुआ। भारत में पहली बार जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य का लेखन किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। तो गुप्त काल की पहली विशेषता क्या थी? साहित्यों की रचना संस्कृत भाषा में की गई, क्योंकि इस समय संस्कृत राजकीय भाषा बन गई थी। संपूर्ण देश की राजकीय भाषा कौन सी थी इस समय? संस्कृत थी। रामायण, महाभारत व पुराण का अंतिम रूप से संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। भारत में पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य का लेखन भी हुआ। दोस्तों, गुप्तकालीन साहित्य की अगली विशेषता है, गुप्त युग में धार्मिक साहित्य पर टीकाओं की रचना की गई, साथ ही स्वतंत्र साहित्य भी लिखे गए। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों पर टीकाओं की रचना की गई तथा स्वतंत्र साहित्य भी गुप्त काल में लिखे गए। नारद, कात्यायन, पाराशर, बृहस्पति स्मृति की रचना इसी काल में हुई। नारद स्मृति की रचना,
कात्यायन स्मृति की रचना, पाराशर स्मृति की रचना, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल को कवियों का काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को कवियों का काल कहा जाता है क्योंकि इस समय हरिसेन, वत्सभट्टी, वासुल और वीरसेन जैसे कवि हुए। गुप्त काल को कवियों का काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में कई कवि हुए, हरिसेन, वत्सभट्टी, वासुल, वीरसेन। गुप्त कालीन जो साहित्य है उसमें ज्यादातर नाटकों की रचना हुई। गुप्त काल में क्या है, ज्यादातर नाटकों की रचना हुई। नाटकों की इस समय प्रमुख विशेषता थी कि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे और निम्न वर्ग तथा महिलाएं प्राकृत भाषाओं का प्रयोग करती थी। गुप्तकालीन नाटकों की विशेषता थी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो संस्कृत का प्रयोग करते थे तथा निम्न वर्ग के लोग व महिलाएं प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। दोस्तों, नारद व बृहस्पति जो स्मृति है वह प्रधानतः विधि विषयक है, जबकि कात्यायन स्मृति आर्थिक विषयक है। जो नारद और जो बृहस्पति स्मृति है वो क्या है, विधि विषयक, यानी कानून पर आधारित है, जबकि जो कात्यायन स्मृति है वह आर्थिक विषयक है। दोस्तों, गुप्तकालीन साहित्य की जो अगली विशेषता है वह गुप्तकालीन नाटक प्रेम प्रधान व सुखांत थे। गुप्तकालीन जो नाटक थे वह प्रेम प्रधान थे तथा सुखांत थे। इसका एक अपवाद है, मृच्छकटकम। मृच्छकटकम दुखांत पर आधारित था। जो मृच्छकटकम है वह दुखांत पर आधारित है, शूद्रक की रचना थी। जो मृच्छकटकम है जो शूद्रक की रचना है यह इसका बात था, यह दुखांत पर आधारित है, जबकि गुप्तकालीन जो नाटक है प्रेम प्रधान थे और सुखांत थे, यानी प्रणय संबंध पर, प्रेम संबंध पर आधारित थे। यूनानी नाटक इस समय दुखांत पर आधारित थे। यूनानी जो नाटक थे वह प्रधानतः दुखांत थे, जबकि गुप्तकालीन जो नाटक है वह सुखांत थे, प्रेम प्रधान थे। भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्तकाल भाष्य रचना का काल कहा जाता है। भाष्य यानी टीका। तो भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्तकाल भाष्य रचना का काल कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए। दोस्तों, गुप्त युग में धार्मिक साहित्य पर टीकाओं की रचना की गई, साथ ही स्वतंत्र साहित्य भी लिखे गए। नारद, कात्यायन, पाराशर, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। नारद व बृहस्पति स्मृति विधि विषयक थी, जबकि कात्यायन स्मृति आर्थिक विषयक थी। इस काल को कवियों का काल कहा जाता है क्योंकि इस समय कई कवि हुए, हरिसेन, वीरसेन, वासुल आदि कवि हुए। गुप्त साहित्य में ज्यादातर नाटकों की रचना हुई। गुप्त साहित्य में ज्यादातर नाटकों की रचना हुई। गुप्त काल के नाटकों की विशेषता थी कि यहाँ जो उच्च वर्ग के लोग थे वह संस्कृत का प्रयोग करते थे तथा निम्न वर्ग के लोग तथा महिला वर्ग प्राकृत भाषा बोलते थे। हालांकि जो आम बोलचाल की भाषा थी इस समय कौन सी थी, प्राकृत थी। गुप्त काल में जो आम बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी, लेकिन राजकीय भाषा संस्कृत थी।
और गुप्तकालीन जो नाटक थे वह प्रेम प्रधान थे, वह सुखांत पर आधारित थे, यानी प्रणय संबंध पर आधारित थे, प्रेम संबंध पर आधारित थे गुप्तकालीन नाटक, तथा सुखांत थे। भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्तकाल भाष्य रचना का काल कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए। दोस्तों, हमने गुप्तकालीन साहित्य की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम गुप्तकालीन प्रमुख साहित्यों के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम हम कालिदास की रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, गुप्त काल का श्रेष्ठतम नाटककार था कालिदास। कालिदास गुप्त काल का श्रेष्ठतम नाटककार था। कालिदास को उज्जैनी नगर से संबंधित माना गया है। कालिदास को उज्जैनी नगर से संबंधित माना गया है। बीए स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। भारत का शेक्सपियर कौन है दोस्तों? कालिदास। यह किसने कहा है? बीए स्मिथ ने कहा है। दोस्तों, अब कालिदास की जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले खंड काव्य गीति काव्य के बारे में देखते हैं। इसकी दो खंड काव्य गीति काव्य ऋतु संहार और मेघदूत। तो ऋतु संहार पहली जो खंड काव्य है वह कौन सी है? ऋतु संहार। ऋतु संहार दोस्तों, कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? ऋतु संहार। कालिदास की जो प्रथम काव्य रचना है वह ऋतु संहार है। यह 6 सर्गों में है। यह 6 सर्गों में, इसमें 60 ऋतुओं का वर्णन है, यानी 6 ऋतुओं का वर्णन है। वह कौन कौन सी है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर व वसंत। इस प्रकार 60 ऋतुओं यानी 6 ऋतुओं का वर्णन है। यह 6 सर्गों में है और यह कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। कौन सी? ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। दूसरी जो खंड काव्य कौन सा है? मेघदूत। यह बाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में लिखा गया था। कालिदास ने जो मेघदूत को किसके दरबार में लिखा? बाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में लिखा। इसमें 100 के करीब पद्य हैं। इसमें कितने पद्य हैं? लगभग 100 के करीब पद्य हैं। दोस्तों, अभी हमने कालिदास के खंड काव्य गीति काव्यों के बारे में देखा। अब हम कालिदास के महाकाव्यों के बारे में देखते हैं। कौन कौन से महाकाव्य हैं कालिदास के? एक कुमार संभव, रघुवंश। तो कालिदास के कौन कौन से महाकाव्य हैं? एक कुमार संभव और दूसरा रघुवंश। कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य है, वह 17 सर्गों में है। कुमार संभव जो महाकाव्य है वह कितने सर्गों में है? 17 सर्गों में है। और इस महाकाव्य में शिव पार्वती के पुत्र कुमार यानी कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है। इसमें किसकी जन्म कथा का वर्णन है? कार्तिकेय, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है। जन्म कथा का वर्णन है। दूसरा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? कालिदास का रघुवंश। दूसरा महाकाव्य है रघुवंश। यह कितने सर्गों में है? 19 सर्गों में है। रघुवंश 19 सर्गों में है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। रघुवंश
कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर कहा जाता है। कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर भी कहा जाता है। कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें सभी रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है। इस काव्य में सभी रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है, इसलिए कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर भी कहा जाता है। इसमें राम कथा का वर्णन है, रघुवंश में राम कथा का वर्णन है तथा 40 इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख हुआ है, वर्णन हुआ है। इसमें 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन हुआ है। इसमें 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन हुआ है। इसमें 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन हुआ है। तो कालिदास के दो महाकाव्य हैं, कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव 17 सर्गों में है और इसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन हुआ है, जबकि रघुवंश 19 सर्गों में है। और कालिदास को रस सिद्ध कवीश्वर कहा जाता है क्योंकि जो ये रघुवंश महाकाव्य है इसमें सभी रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है। इसमें राम कथा का वर्णन है और ये रघुवंश कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें 40 इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन है। अब दोस्तों कालिदास के नाटक देख लेते हैं, नाटक कौन कौन से हैं। दोस्तों कालिदास ने एक तो मालविकाग्नि मित्रम नाटक लिखा, एक अभिज्ञान शकुंतलम, एक विक्रमोर वर्षीय, एक कौंतलेश्वर दौत्त। तो सर्वप्रथम मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास ने जो नाटक लिखा वह एक कौन सा था? मालविकाग्नि मित्रम। दोस्तों इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। मालविकाग्नि मित्रम की जो भाषा है वह संस्कृत है। मालविकाग्नि मित्रम नाटक किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। यह 5 अंकों में है, यह 5 अंकों में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। यह 5 अंकों में है और तथा इसकी भाषा संस्कृत में है। कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है, यह कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। यह 5 अंकों में है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र व मालविका की प्रणय कथा का वर्णन है। इसमें शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र व मालविका तथा मालविका की प्रणय कथा है। मालविका की प्रेम कथा का इसमें वर्णन हुआ है। यह संस्कृत भाषा में 5 अंकों में है। कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है और अग्निमित्र व मालविका की प्रणय कथा का वर्णन है। दूसरा नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास का दूसरा नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम, जो गुप्तकालीन है। अभिज्ञान शकुंतलम दूसरा नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की श्रेष्ठतम व अंतिम रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की श्रेष्ठतम रचना, श्रेष्ठतम व अंतिम रचना है। कालिदास की श्रेष्ठतम व अंतिम रचना कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इसका कथानक कहां से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है।
इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रणय वियोग व पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। शकुंतला व दुष्यंत का जो विवाह है गंधर्व विवाह का एक उदाहरण है। अब दोस्तों तीसरा नाटक कौन सा है कालिदास का? विक्रमोर्वशीय। तीसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। तीसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। कालिदास का तीसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यह संस्कृत भाषा में है तथा 5 अंकों में है। इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। इसकी भाषा संस्कृत है तथा कितने अंकों में है? 5 अंकों में है तथा यह 5 अंकों में है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। इसमें राजा पुरुरवा व उर्वशी की प्रेम व उनकी विवाह की कथा का वर्णन है। इसमें राजा पुरुरवा व उर्वशी की प्रणय कथा व विवाह का वर्णन हुआ है। कालिदास का अगला नाटक है कौंतलेश्वर दौत्त। कालिदास का अगला नाटक कौन सा है? कौंतलेश्वर दौत्त। कालिदास का अगला नाटक है कौंतलेश्वर दौत्त। इस नाटक के रचयिता कालिदास को माना जाता है। क्षेमेंद्र ने इस नाटक के रचयिता कालिदास को माना है। किसने माना है? क्षेमेंद्र ने। क्षेमेंद्र ने इस नाटक के जो रचयिता किसे माना है? कालिदास को माना है। तो दोस्तों कालिदास के कौन कौन से नाटक हुए? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और कौंतलेश्वर दौत्त। मालविकाग्निमित्रम की भाषा संस्कृत है, 5 अंकों में है, प्रथम नाट्य रचना है। इसमें अग्निमित्र व मालविका की प्रणय कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की श्रेष्ठतम व अंतिम रचना है। इसका कथानक आदि पर्व महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। शकुंतला दुष्यंत का विवाह गंधर्व विवाह का एक उदाहरण है। विक्रमोर्वशीय की भाषा संस्कृत है, 5 अंकों में है तथा राजा पुरुरवा व उर्वशी की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। इसके अलावा कालिदास का एक और नाटक है कौंतलेश्वर दौत्त। इसे क्षेमेंद्र ने कालिदास की रचना माना है। दोस्तों गुप्तकालीन अगली रचनाएं हैं विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। इस ग्रंथ का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस ग्रंथ का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दमना कहलाता है। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? कलीला व दमना कहलाता है। संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ माना जाता है। अगला ग्रंथ है नारायण पंडित का हितोपदेश। अगला ग्रंथ है नारायण पंडित का हितोपदेश। नारायण पंडित का हितोपदेश। नारायण पंडित का हितोपदेश सामान्यतः गुप्तकालीन रचना है। इसके 4 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अब कौन कौन से भाग हैं? मित्र लाभ, मित्र भेद, विग्रह व संधि। मित्र लाभ, मित्र भेद,
मित्र लाभ, मित्र भेद, विग्रह व संधि। तो हितोपदेश के 4 भाग हैं, मित्र लाभ, मित्र भेद, विग्रह व संधि, तथा इसमें 679 नीति परक श्लोक हैं। इसमें 679 नीति परक श्लोक हैं। किसमें? हितोपदेश में। किसकी रचना है? नारायण पंडित की। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, मित्र लाभ, मित्र भेद, विग्रह व संधि, और इसमें 679 नीति परक श्लोक हैं। अगली रचना है मेंथा की है ग्रीव वध। मेंथा की है ग्रीव वध। मेंथा ने लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी है? है ग्रीव वध। यह गुप्तकालीन नाटककार था। मेंथा गुप्तकालीन क्या था? नाटककार था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है ग्रीव वध लिखी है। विशाख दत्त, विशाख दत्त ने कौन कौन सा साहित्य लिखा है? मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखे हैं? विशाख दत्त ने लिखे हैं। दोनों ही संस्कृत भाषा में है। मुद्रा राक्षस एक जासूसी ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस जासूसी ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस कैसा ग्रंथ है? जासूसी ग्रंथ है, तथा नायिका विहीन नाट्य रचना है। तथा नायिका विहीन, नायिका विहीन नाट्य रचना है। नायिका विहीन नाट्य रचना है। मुद्रा राक्षस जासूसी ग्रंथ है और नायिका विहीन नाट्य रचना है। इसके अलावा भामह की काव्य अलंकार। भामह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? काव्य अलंकार। काव्यालंकार। भामह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? काव्यालंकार। तो दोस्तों, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। इस ग्रंथ का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अरबी अनुवाद कलीला व दमना कहलाता है। संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ है। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है, 4 भागों में है। मित्र लाभ, मित्र भेद, विग्रह व संधि। यह 679 नीति परक श्लोक है। इसमें मेंथा ने है ग्रीव वध लिखा है। यह एक नाटककार है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। मुद्रा राक्षस एक जासूसी ग्रंथ है और नायिका विहीन नाट्य रचना है। भावे ने काव्य अलंकार लिखा है। दोस्तों, भाष्य के साहित्य देख लेते हैं। दोस्तों, लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्यकार भाष्य था। लौकिक साहित्य का प्रथम साहित्यकार कौन था? भाष्य था। इसने 13 नाटक संस्कृत में लिखे। इसने 13 नाटक किसमें लिखे? संस्कृत में लिखे, जो सामान्यतः गुप्तकालीन माने जाते हैं, जिनको गणपति शास्त्री ने 1909 में केरल से खोजा। जिनको गणपति शास्त्री ने 1909 में केरल से खोजा। प्रथम नाटक है स्वप्नवास दत्ता, जो कितने अंकों में है? 6 अंकों में है। कितने अंकों में है? 6 अंकों में है। और यह पहला संपूर्ण नाटक है। इसमें वत्स राजा उद्दयन तथा वास दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला नाटक है उरुभंग। अगला नाटक कौन सा है? भास का उरुभंग। अगला नाटक कौन सा है? उरुभंग। इसके अलावा पंचरात्र, प्रतिमका, पंचरात्र, प्रतिमका, उरुभंग, पंचरात्र, प्रतिमका, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच,
मध्यम व्यायोम, मध्यम व्यायोम, दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच, धूत, दूत घटोत्कच, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोम, दूत घटोत्कच, दूत वाक कर्णभार, दूत वाक, दूत वाक कर्णभार, दूत वाक कर्णभार, अभिमारक दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, अभिमारक, अभिमारक दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र, दरिद्र चारुदत्त, अभिषेक बाल चरित, अभिषेक, अभिषेक वाल चरित, अभिषेक, अभिषेक बाल चरित्र। तो दोस्तों कौन कौन से नाटक है? स्वप्नवास दत्ता, उरुभंग, पंचरात्र, प्रतिमका, मध्यम व्यायोम, अभिषेक, दूत वाक्य, कर्णभार बाल चरित्र, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक। इसके अलावा एक नाटक और है, प्रतिज्ञा योगंद रायण, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा योगंद रायण। तो उसने भास ने 13 नाटक सामान्यतः संस्कृत में लिखे जो गुप्तकालीन माने जाते हैं। यह लौकिक संस्कृत का प्रथम साहित्यकार था। और इन जो 13 नाटक है इनकी खोज गणपति शास्त्री ने केरल से की 1909 में। स्वप्नवास दत्ता ये 6 अंकों में है, पहला संपूर्ण नाटक है। इसमें राजा उद्यन तब वास दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके अलावा उरुभंग, पंचरात्र, प्रतिमका, मध्यम व्यायोम, दूत घटोत्कच, दूत वाक्य कर्णभार, अभिमारक, दरिद्र चारुदत्त, अभिषेक, बाल चरित्र, प्रतिज्ञा योगंद रायण, ये इसके नाटक हैं। दोस्तों अगले नाटककार हैं शूद्रक। दोस्तों अगले नाटककार शूद्रक के बारे में देख लेते हैं। शूद्रक इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? मृच्छकटकम। शूद्रक ने कौन सी रचना लिखी है? मृच्छकटकम। शूद्रक ने मृच्छकटकम की रचना की है, जिसका अर्थ है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटकम का अर्थ है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटकम का अर्थ है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटकम का अर्थ है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसमें कुल 10 अंक हैं। इसमें कुल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। इसमें ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त तथा उज्जैनी की गणका वसंत सेना की प्रणय कथा है। इसमें ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त, इसमें ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त व उज्जैनी की गणका वसंत सेना की प्रणय कथा का वर्णन है। अगली रचना है वात्सायन की कामसूत्र। वात्सायन की कामसूत्र। अगली रचना है वात्सायन की कामसूत्र।
तो दोस्तों शूद्रक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मृच्छकटकम, जिसका अर्थ है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसमें 10 अंक है। चारू दत्त व वसंत सेना की प्रणय कथा का वर्णन है। इसके अलावा वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कामसूत्र लिखी है। दोस्तों माघ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? शिशुपाल वध। भारवी ने कौन सी लिखी है? किराता अर्जुनियम। श्री हर्ष ने कौन सी लिखी है? नैस दिए चरियम पुस्तक लिखी है। दोस्तों इन पुस्तकों को भ्रातृत्रयी माना जाता है। शिशुपाल वध, कृता अर्जुनियम और नैस दिए चरियम को क्या माना जाता है? बृहत्त्रयी। इनको क्या माना जाता है? बृहत्त्रयी माना जाता है। जबकि माघ, भारवी व हर्ष संस्कृत काव्य के शीर्ष त्रयी हैं। माघ, भारवी तथा श्री हर्ष क्या है? संस्कृत साहित्य के शीर्ष त्रयी हैं। शीर्ष त्रयी हैं। जबकि शिशुपाल वध, कृता अर्जुनियम और नैस दिए चरियम को बृहत त्रयी माना जाता है। जबकि माघ, भारवी व श्री हर्ष को शीर्ष त्रयी माना जाता है। अब सुबंधु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सुबंधु ने वासदत्ता नामक पुस्तक लिखी है। सुबंधु ने वासदत्ता नामक पुस्तक लिखी है। सुबंधु ने वासदत्ता नामक पुस्तक लिखी है। वसभट्टी ने रावण वध नामक पुस्तक लिखी है। वसभट्टी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रावण वध पुस्तक लिखी है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।